जय हिंद। दोस्तों, टेंस का ये 4th वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। टेंस जो कि एक वर्ब का फॉर्म है और जिसका काम किसी भी एक्शन या स्टेट का समय बताना होता है। तो 3 तरह के टेंस हमें पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सुविधा के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। वैसे फॉर्म के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट और पास्ट 2 ही टेंस माना जाता है। लेकिन ये जो प्रेजेंट है उसको 4 हिस्सों में बांटा, पास्ट है उसको 4 हिस्सों में बांटा, ये क्यों? इसको समझने का हमें प्रयास करना है। एक बात तो दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट है कि टेंस जब भी होगा तो समय बताएगा और समय बताने के अलावा और कोई दूसरा काम इसका नहीं है। तो कल हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है पास्ट के यानी रिमोट टाइम बताता है, कोई भी एक्शन जिसका रिमोट टाइम यानी कि बहुत पहले कोई घटना हुआ था, या पास्ट के कोई परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन है उसके लिए भी। और पास्ट कंटिन्यूअस जो पास्ट के एक पर्टिकुलर मोमेंट में होने वाली घटना को पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो फिर पास्ट में एक पास्ट परफेक्ट की जरूरत क्यों है? आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, टेंस वर्ब का फॉर्म होता है। तो हैड और ये परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड है, यानी पास्ट के कोई घटना के पहले कोई घटना घटित हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर एक्शन के लिए है तो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा डू, डिड, डन। और अगर कोई अवस्था बताना है तो हैड प्लस हैड रखिएगा, ये मेन वर्ब है दोनों। और अगर स्टेट ऑफ बीइंग बताना है, पोजीशन नहीं, तो हैड प्लस बीन। यही स्ट्रक्चर आपका होगा पास्ट परफेक्ट का, है ना? तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज कब करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कोई ऐसा एक्शन जो बहुत पहले हुआ है, रिमोट टाइम में, डिस्टेंट टाइम में, उसके लिए होता है। इसका स्ट्रक्चर था वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब के रूप में चाहे हैड आए प्लस ऑब्जेक्ट आए, या वॉज ऑब्लिक वर आए, प्लस इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कोई एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है। या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कोई भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो एक्शन के लिए होता है, डू, डिड प्लस ऑब्जेक्ट। सही है ना? तो पास्ट की बात को ये भी बताता है और पास्ट की बात को ये भी बताता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर पास्ट में कोई घटना अगर रिमोट टाइम में हुआ है हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। लेकिन अगर तुलना करना है, एक वाक्य में दो घटना को बताना है या दो अवस्था को दिखाना है और ये दिखाना है कि दोनों में एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है, तो जब भी दो घटना अगर साथ साथ हो रहा है तब पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए या पास्ट कंटिन्यूअस में बनाइए जरूरत के हिसाब से। लेकिन दोनों घटना पास्ट में हुआ है लेकिन एक साथ नहीं, बल्कि एक पहले और एक बाद में, एक बाद में एक पहले, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। तो उस केसेज में हमें इस तरह से इसको लिखना है। इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये लिखेंगे, इट एक्सप्रेसेस, टेंस क्या बताता है? समय। तो ये भी समय बताएगा। इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एनी पास्ट एक्शन which had been या which had happened before the another action in past। ठीक है, मतलब ये समय बताता है उस घटना का जो पास्ट में हुआ है और वो घटना जो पहले ही हो चुका है पास्ट में घटित दूसरे घटना से। इसको और क्लियरली अगर मैं समझाऊं, जो याद रखने वाली बात है, जहां से गलती आपको बचना है, गलती से, जहां से कि दो घटना है तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि दोनों घटना में जो पहले घटित होगा, द प्रीवियस एक्शन विल बी यूज्ड इन द पास्ट परफेक्ट
and the subsequent action will take place in past indefinite. ठीक है, यानी कि दोनों घटना पास्ट का है, लेकिन दोनों में क्या है कि एक पहले है और एक बाद में है। तो जो पहले वाला होगा ना उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है, और जो बाद वाला घटना है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। तो इसमें जो कंजंक्शन का यूज होता है वो होता है बिफोर और आफ्टर मुख्य रूप से, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ये जो कंजंक्शन और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों का काम करता है बिफोर, और बिफोर के बाद वाला जो घटना होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। दोनों को पास्ट परफेक्ट में दिया जाए तो भी गलत, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया जाए तब भी गलत हो जाएगा। तो बिफोर और आफ्टर ये दो रहेगा। अगर आफ्टर रहेगा, इसमें देखिए इसमें जो हैड प्लस V3 लगा है ये उस घटना के लिए है जो दोनों में पहले हुआ है, यानी कि इनका यूज हम कर रहे हैं प्रीवियस एक्शन के लिए और इनका यूज कर रहे हैं सबसिक्वेंट एक्शन के लिए। सबसिक्वेंट एक्शन के लिए, ठीक है। सबसिक्वेंट मतलब जो घटना पहले हुआ है बाद में हुआ है उसके, और पहले वाला जो घटना है वो तो पास्ट परफेक्ट में। अगर यहाँ पे आफ्टर से यूज ना करके, बिफोर से यूज ना करके अगर आफ्टर का हो तब ऐसे लिखना है कि पास्ट इंडेफिनिट को पहले, उसके बाद आफ्टर का प्रयोग करिए, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट हो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हर हाल में देखिएगा ये वाला जो पास्ट इंडेफिनिट है ना, जैसे यहाँ सबसिक्वेंट था यहाँ भी सबसिक्वेंट ही रहेगा। सबसिक्वेंट का मतलब लगातार एक के बाद जो दूसरा हुआ है, सबसिक्वेंट एक्शन के लिए है। और जो पहले वाला घटना हुआ है दोनों घटना में कॉम्पेरेटिवली, तो उनके लिए इनका प्रयोग करिए। ये है प्रीवियस एक्शन के लिए, सही है। जैसे देखिए एक्शन, स्टेट, बीइंग और पोजीशन दोनों सबको मिला के हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि उसके आने के पहले मैं खाना बना चुका था, तो दो घटना हुआ और दोनों पास्ट का है लेकिन पहले और बाद में। उसके आने के पहले मैं खाना बना चुका था, दो घटना हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि आई कुक्ड बिफोर ही केम, तो बोलिए ये सही है या गलत है, बताइए ये सही है या गलत है। तो आप यहाँ देखिए दोनों पास्ट में है, एक एक्शन हो गया हमारा कुक्ड और एक एक्शन हो गया केम। और बिफोर का मतलब के पहले होता है, बिफोर ही केम उसके आने के पहले ये काम हुआ है। तो दोनों पास्ट में हुआ है लेकिन एक पहले हुआ है। दोनों में से पहले कौन हुआ है, दोनों में से ये जो घटना है ये प्रीवियस एक्शन है, ठीक है। इसके बाद में ये हुआ था तो इसको बाद वाले घटना को सबसिक्वेंट कहते हैं। ये सबसिक्वेंट एक्शन हो गया, सही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई हैड कुक्ड बिफोर ही केम, उसके आने के पहले मैं खाना बना चुका था। अब इसी को मैं आफ्टर से बनाऊं तब क्या हो जाएगा, ही केम आफ्टर आई हैड कुक्ड। ही केम वह आया था आफ्टर आई हैड कुक्ड, यानी कि यहां से पढ़िए आफ्टर आई हैड कुक्ड मतलब ये घटना पहले हुआ। तो दोनों घटना में जो प्रीवियस होगा, जो पहले वाला होगा दोनों में से पहले, उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है, ये ध्यान रखना होगा। जैसे अगला वाक्य मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए कि सही है वाक्य या गलती है।
अगर मैं यहाँ लिखूं कि आई हैड कंपोज्ड अ पोएम आफ्टर यू रोट अ स्टोरी। अब ये वाक्य है, इसको आपको सही करना है। सही है, तो यहाँ पे देखिए आई हैड कंपोज्ड अ पोएम, पास्ट परफेक्ट हो गया, और रोट ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यानी कि एक पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन कौन पास्ट परफेक्ट में होगा? जो दोनों घटना में पहले हुआ है। तो आफ्टर यू रोट, आपके लिखने के बाद मैं कविता लिखा था। तो ये वाला जो घटना हुआ आफ्टर यू रोट, ये बिल्कुल सही है। ये गलत है। आफ्टर यू रोट मतलब ये घटना प्रीवियस हुआ है, दोनों में ये घटना प्रीवियस हुआ है, ये है प्रीवियस एक्शन। तो दोनों में ये अगर प्रीवियस एक्शन है तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखना था। तो यहाँ हैड हटा दीजिए, रीराइट अगर करना हो तो, और यहाँ पे हैड रोट की जगह क्या हो जाएगा? ये गलत है, सही होगा हैड रिटेन। आ रहा है समझ में? और देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि आई स्लेप्ट बिफोर यू रिटर्न्ड, बोलिए ये वाक्य सही है या गलत है? आई स्लेप्ट बिफोर यू रिटर्न्ड, तो यू रिटर्न, बिफोर यू रिटर्न, आपके लौटने के पहले मैं सो चुका था। तो ये घटना प्रीवियस हुआ, तो वो पास्ट परफेक्ट है। टेंस कैसे पहचानेंगे? वर्ब के फॉर्म से। वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जब भी बिफोर और आफ्टर हो तो एक पास्ट परफेक्ट, एक पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट की दोनों घटना हो तब। फ्यूचर का अगर दोनों घटना है तो उसके लिए अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई हैड स्लेप्ट, ये पास्ट परफेक्ट है, अब ये सही है। ठीक है, और बनाइए आई हैड हैड अ बाथ बिफोर यू हैड इट। इट बात के लिए है, मतलब यहाँ पे हैड दो बार आया है, मतलब दो आए तो एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। सही है। आपके नहाने के पहले, मतलब आपके नहाने के पहले मैं नहा चुका था। तो बिफोर आप नहाए, आपके नहाने के पहले घटना हुआ था। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में है हैड हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, हैव का थर्ड फॉर्म। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। सही है। आई was in a problem before you called me। तो यहाँ पे देखिए बिफोर लिखा हुआ है और ये आगे पास्ट इंडिफिनिट है, यानी ये घटना जो हुआ था ना इसके पहले ये हुआ था। तो ये वॉज है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो पास्ट इंडिफिनिट होता है, और यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट है, और यहाँ बिफोर लगा है। तो बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट में होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आंख बंद करके हैड लगाइए, और वॉज किसका फॉर्म है? बी का सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिन। तो आई हैड बिन इन अ प्रॉब्लम, ये अब सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और देखिए बताइए आई वॉज, इसको सही करिए। आई वॉज इन अ लॉस बिफोर यू स्टार्टेड योर बिजनेस। बिफोर यू स्टार्टेड योर बिजनेस, इस वाक्य को सही करना है आपको। तो यहाँ देखिए बिफोर, यहाँ पे ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, दोनों पास्ट में है। लेकिन दोनों पास्ट में है, बिफोर है मतलब एक साथ तो काम हुआ नहीं है, एक पहले और एक बाद में। तो बिफोर और आफ्टर को खास तौर से देखिए। अब सही करना है, दोनों में से ये पहले हुआ है, बिफोर के पहले वाला, कि मैं
नुकसान में आ चुका था, आपके बिजनेस शुरू करने के पहले मैं नुकसान में आ चुका था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। कैसे? क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बी का। तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हेल्पिंग हर तो एक ही ऑप्शन है हैड, और वॉज का थर्ड फॉर्म क्या था? बीन। तो आई हैड बीन इन अ लॉस, ये वाक्य फिर हमारा सही हो जाएगा। अब जरा इस वाक्य को देखिए और बताइए सही है गलत। अगर मैं कहूं कि आई sang and you danced, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? आई सैंग एंड यू डांस्ड, ये सही है कि गलत? देखिए यहाँ पे सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सैंग, सिंग सैंग संग, तो ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, और ये डांस का सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें टाइम साथ साथ हुआ है, मैं गाया था और तुम नाचे थे। अगला वाक्य देखिए, आई वॉज सिंगिंग एंड यू वर डांसिंग। यहाँ भी पास्ट की दो बात है, नाचना और गाना, ये पास्ट इंडेफिनिट था, लेकिन यहाँ वॉज और आईएनजी है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, वर्ब प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोनों घटना पास्ट में हुआ है, तो क्या ये सही है? एक में पास्ट परफेक्ट, एक में पास्ट इंडेफिनिट लगा है? नहीं, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब साथ साथ चल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दो घटना या तीन घटना अगर हो पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, मीनिंग बदल जाएगा। मैं गाया था और मैं गा रहा था, मैं गाता था और मैं गा रहा था, ये हो जाता है पास्ट के कोई परमानेंट फ्रीक्वेंट एक्शन या कोई एक्शन जो हो चुका था पास्ट में रिमोट टाइम में, ये पास्ट के कुछ पर्टिकुलर मोमेंट में काम चल रहा था, लेकिन सही दोनों है। हमने क्या बताया कि बिफोर और आफ्टर कंपैरिजन करना है टाइम से, कि दो घटना दिया है तो दोनों में पहले कौन सा हुआ है। अब समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि दो घटना पास्ट का है तो एक पास्ट परफेक्ट एक पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बोला कि दोनों घटना पास्ट का है और एक पहले और एक बाद में हो रहा है, तब ये पास्ट परफेक्ट है। कब इनकी जरूरत है ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, सही है? जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूं, आप जरा बताइएगा, आई ऑलरेडी पास द एग्जाम व्हेन आई मेट हिम। अब बताइए ये वाक्य सही है? ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या ये सही है? आई ऑलरेडी पास्ट, यहाँ पे पास्ट का एक घटना है, मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मेट, मैं पहले ही पास कर चुका था एग्जाम जब मैं मिला था, तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर तो नहीं है, लेकिन कुछ समय सही पता चल रहा है, पता चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे मिला था और मैं एग्जाम पास किया था, लेकिन कब पास किया था? आपके मिलने के बहुत पहले, तो ऑलरेडी लिखा है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझ रहे कि नहीं? तो दोनों घटना एकदम क्लियर हो गया है कि पास पहले हुआ था, पहले ही ऑलरेडी पहले ही पास हो गया था, उसके बाद मैं आपसे मिला था, तो ये वाला जो घटना होना चाहिए आई हैड ऑलरेडी पास द एग्जाम, यहाँ पे हेल्पिंग हर्ब लगाइए क्योंकि ऑलरेडी मेन वर्ब के पहले आता है। आई हैड ऑलरेडी पास द एग्जाम व्हेन आई मेट हिम। तो बिफोर और आफ्टर तो समझने के लिए बताया गया है, लेकिन समझना ये है कि किसी भी तरह से अगर क्लू पता चले कि कोई एक्शन या समय दिया हुआ है और उसके पहले कोई घटना हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ I completed my homework before 5 o'clock. 5 o'clock. I completed my homework before 5 o'clock. तो यहाँ तो घटना एक ही है, कंप्लीट होना, और तो कोई एक्शन है नहीं, तो इसको हम क्या करें? पास्ट इंडेफिनिट बनाया हुआ है, क्या ये सही है?
गलत है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है ना रिलेट करने के लिए। मैं काम कब किया था? 5 बजे के पहले। तो कोई घटना के पहले, कोई समय के पहले, ऐसा नहीं कि खाली 2 घटना देखना है। अगर समय भी दिया हुआ है तब भी आपको पता करना है कि पास्ट का कोई समय दिया हुआ है और उस समय के पहले कोई घटित हुआ है, तो पास्ट के पहले, पास्ट का ये समय है और उसके पहले, तभी तो पास्ट परफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे आई हैड कंप्लीटेड करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ कहूँ सी returned home by 5 p.m. She returned home by 5 p.m. तो यहाँ पे रिटर्न है, एक ही एक्शन है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन ये सही है या गलत है ये आपको सोचना है। दोस्तों ये बाई प्रीपोजिशन है, बाई और टिल में अंतर होता है। बाई का मतलब बिफोर समझिएगा, जैसे बिफोर अभी लिखा था। बाई 5 PM या बिफोर 5 PM एक ही बात है, दोनों बिना कोई अंतर के यूज कर सकते हैं। तब अब बताइए ये सही है? 5 बजे के पहले वह घर वापस आ चुकी थी, यानी जो दिया हुआ समय हो या दिया हुआ घटना का समय हो उसके पहले कुछ घटित हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हैड रिटर्न होम बाई 5 PM या सी हैड रिटर्न होम बिफोर 5 PM बिल्कुल सही है। और देखिए समझने का प्रयास करिए कि हम है तो सब पास्ट का ही है, तो बहुत सारा प्रेजेंट में 4 है काइंड्स, 4 है पास्ट में, लेकिन कब किसका यूज करना है इस बात को समझना है, सही समय बताना है हमें। तो अगर मैं कहूं कि राम completed his project 5 hours ago when he met me। बताइए क्या होना चाहिए? राम completed his project 5 hours ago when he met me। तो जब वह मिला था ना, किसी भी पॉइंट में पास्ट में मिला था, उसी समय ये काम कंप्लीट किया था कि उसके 5 घंटा पहले? 5 घंटा पहले, यानी मिलने का समय और ये इसका समय, कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट का समय एक तो नहीं है, एक पहले एक बाद में है, तो दोनों में पहले तो ये हुआ है। तो यहाँ पे होना चाहिए राम हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। सही है? समझ रहे हैं? फिर से बताइए। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आई बिकेम हैप्पी when I received my first salary। बताइए कौन सही है कौन सा गलत है? क्या इसका टेंस सही है? आई बिकेम हैप्पी when I received my first salary। आई बिकेम हैप्पी when I received my first salary। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आई बिकेम हैप्पी, मैं खुश हुआ था। कब? जब मैं सैलरी रिसीव किया था। तो पहले सैलरी रिसीव किया, उसके बाद खुश हुए। तो इस हिसाब से तो इसमें हैड बिकम होना चाहिए, आई हैड बिकम ये हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, हालांकि ये घटना पहले हुआ है, ये घटना पहले हुआ है और ये घटना बाद में हुआ है। मैं खुश तो तब हुआ था ना जब पैसा मिला था, तो यहाँ आई हैड रिसीव्ड होना चाहिए था। लेकिन कभी भी अगर 2 एक्शन पास्ट में हो और एक पहले और एक बाद में हुआ हो, लेकिन ये भी देखना है कि अगर वो एक एक्शन का रिएक्शन है, तब वहां पे हमें ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है कि पहले वाले में पास्ट परफेक्ट बाद में पास्ट इंडेफिनिट, बल्कि दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन है, लगभग साथ साथ चला है। जॉब मिला, सैलरी मिला और खुश हो गया, तो लगभग सेम टाइम में हुआ है। तो आई बिकेम हैप्पी व्हेन आई रिसीव्ड माय फर्स्ट सैलरी, ये बिल्कुल
सही है। समझ रहे हैं? एक्शन का अगर रिएक्शन हो तो फिर ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट वाली बात वहां पे यूज नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूं ही स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई स्कोल्डेड हिम। बोलिए, ये घटना है और रोने वाला घटना है, तो ये वाला घटना तो पहले हुआ होगा, डांटने के बाद ही तो रोया होगा। तो फिर तो ये पहले हुआ, तो ये आई हैड स्कोल्डेड होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों बताइए? डांटा तभी तो रोया। तो ये एक्शन का रिएक्शन है। और बाकी जो घटना है, जैसे अगर मैं कह रहा था I completed my graduation. I already completed my graduation when you met me in the university. जब आप यूनिवर्सिटी में मिले थे ना मुझसे, उसके पहले मैं ग्रेजुएशन पूरा कर चुका था। तो अब ये बताइए, दोनों घटना पहले और एक बाद में हुआ है, एक पास्ट परफेक्ट एक पास्ट इंडेफिनिट बनना चाहिए। ये वाले से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक्शन का रिएक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मिले तभी मैं ग्रेजुएशन पास किया, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट एक्शन है। तो यहाँ पे ये रूल आएगा कि दोनों में से ये पहले हुआ है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, पास्ट परफेक्ट, और ये पास्ट इंडेफिनिट। आ रही बात समझ में? और कब हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे जरा देखिए। देखिए दोस्तों, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा अब तक कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, ये पास्ट में किसी दो घटना का समय बताता है, जिसमें एक पहले होता है एक बाद में। जरूरी नहीं हो कि दो घटना हो, ये भी हो सकता है कि घटना का समय ना देके डायरेक्ट समय दिया गया हो पास्ट का, तब भी हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। अब इसको जरा कंपेयर करके देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो कंटिन्यूअस के बारे में कुछ बातें तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि कंटिन्यूअस में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं होता, और ना ही हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं स्टेटिव वर्ब्स का। सही है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी यहाँ पे बताया जाएगा कि कोई एक्शन जो कुछ कंप्लीट भी हो चुका था और चल भी रहा था ओवर द पीरियड पास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट का ही, लेकिन इसमें एक हम पीरियड दिखाते हैं, एक टाइम दिखाते हैं कि इतना से इतना तक चला और फिर कुछ दिन और चलने के बाद बंद हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एनी एक्शन। स्टेट का तो ये टाइम बताएगा नहीं, ऑफ एनी एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट and completed in past over the period of time। यानी पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हुआ, लेकिन ओवर द पीरियड यानी कुछ पीरियड तक ये चला है। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस से इसका तो हम तुलना करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं पास्ट कंटिन्यूअस से कर रहा हूं ताकि बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो जाए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा कि ये जो है पास्ट में किसी खास मोमेंट में होने वाले घटना का समय बताता है, एक्शन का। और ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंटिन्यूअस है, और दोनों पास्ट की घटना है, तो दोनों में अंतर जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले तो सब्जेक्ट लिखिए, इसके बाद हैड, फिर एक और हेल्पिंग और लगता है बिन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी समझिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम ये मैंने बताया है आपको। इसके बाद टाइम,
या सिंस के जगह अगर फ्रॉम लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब फॉर लगता है जब आप पूछते हैं कितने घंटे से, कितने महीने से, कितने दिनों से, कितने साल से, कितने दशक से, उसका जवाब हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं, और कब से तो फिर सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं वाक्य दे रहा हूँ और बताइएगा, एक टाइम से हमें सब कुछ समझ में आता है। अगर यहाँ टाइम दिया हुआ है फॉर सिंस फ्रॉम प्लस टाइम, और पास्ट में कोई गलती है तो सुधार भी पास्ट में ही करेंगे, तो टाइम को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ आई वॉज टीचिंग देम फॉर 5 years, ठीक है। अब ये बताइए आप कि ये गलत क्यों है, क्यों है ये गलत? आई वॉज टीचिंग देम फॉर 5 years। देखिए यहाँ पे समय देखिए, सबसे पहले टेंस आप तब सही करेंगे जब समय को देखेंगे। 5 साल तक मैं कोई काम किया था, यानी कि ओवर द पीरियड, एक पीरियड तक चला था ये काम। तो ये जो टेंस आप यूज कर रहे हैं तो टेम्प्रोरी एक्शन के लिए है, और 5 साल कोई टेम्प्रोरी तो नहीं है, एक लंबा पीरियड है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ हैड बीन टीचिंग, तो ये गलती बार बार रहेगा कि जब भी फॉर प्लस टाइम है, सिंस प्लस टाइम है और उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बना देगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर होता आई एम टीचिंग सेम फॉर 5 years, तो फिर क्या सुधार करेंगे? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट की गलती है तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट में ही होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन। यानी कि पास्ट में अगर कुछ गलती है तो पास्ट में सुधार करेंगे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही सुधार करेंगे। He was helping me emotionally since 2016। बताइए क्या ये सही है? वह मुझे मदद कर रही थी, ठीक है। अगर यहाँ तक होता वाक्य तो ठीक है, लेकिन कब से कर रही है? सिंस 2016, 2016 से कर रही थी, यानी कि कुछ पीरियड तक तो चला होगा, तभी तो टाइम दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे ये टेम्प्रोरी एक्शन वाला टेंस क्यों? यहाँ पे वॉज हेल्पिंग की जगह क्या होना चाहिए, हैड बीन। गलती पकड़ लेंगे आसानी से, हैड बीन होना चाहिए यहाँ पे। देखिए अगर मैं यहाँ लिखूं दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग या सिंस यस्टरडे। समय को देखना है, समय देखना सीखिए। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस यस्टरडे, कब से? कल से। कल से चल रहा है मतलब अभी भी खेल रहे हैं काफी लंबा समय तक, अभी हालांकि बंद हो गया, पास्ट में है। तो ये पीरियड दिखा रहा है तो पीरियड है, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर प्लेइंग या हैड बीन प्लेइंग? हैड बीन प्लेइंग। अब हैड बीन प्लेइंग करेंगे तो ये सही हो जाएगा वाक्य। समझ में आ रहा है? तो टेंस देखना है। अगर मैं यहाँ पे सिंस हटा देता तो फिर क्या हो जाता? तो फिर यहाँ पे दे वर प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते थे या दे प्लेड क्रिकेट लिख सकते थे, दोनों हो सकता है। सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब एक बात बताइए, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस ही। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ बात आपको याद रखना चाहिए, जैसा कि हर कंटिन्यूअस में आप इस बात को समझते आ रहे हैं कि कभी भी डोंट यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी
इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करेंगे, बट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इनका प्रयोग करना है, ये बात है। तो पास्ट परफेक्ट का भी यूज और हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके बारे में और आपने देखा है कि पास्ट परफेक्ट, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या था? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, एवर, एवरी डे, एवरी वीक, डेली, वीकली, याद है ना? फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली कहते हैं 15 दिनों का, यानी 2 सप्ताह का फोर्टनाइट कहते हैं। फोर्टनाइटली एडवर्ब हो जाएगा। फोर्टनाइटली, ईयरली, एनुअली, सही है। तो इसमें जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने लिखा है, जैसे समटाइम्स है, ओकेजनली है, ये सब हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर यहाँ लिखा है कि आई हैड बीन इंसल्टिंग, इंसल्ट मतलब अपमानित करना, डेरोगेट करना। आई हैड बीन इंसल्टिंग देम सिंस लास्ट डे या लास्ट वीक। बोलिए, आई हैड बीन, ये तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता आई हैड ऑलवेज बीन इंसल्टिंग देम सिंस लास्ट वीक, ठीक है। तो ऑलवेज जो है, इसकी वजह से सारा फर्क होगा, क्योंकि इंसल्टिंग यहाँ आईएनजी फॉर्म है। तो आईएनजी फॉर्म है तो कभी भी हम आईएनजी में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करते। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड ऑलवेज बीन इंसल्टेड। हालांकि सेंस इसका भी निकल रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा। आई हैड ऑलवेज बीन इंसल्टेड देम सिंस लास्ट वीक, ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें और भी था, हार्डली, स्केर्सली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मैं लिख रहा हूँ बार बार, लेकिन आप याद कर लीजिए एक बार। बेयरली, रेयरली, सेल्डम, समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी हैड सेल्डम, सेल्डम मतलब शायद ही कभी, सेल्डम बीन टीजिंग अस सिंस 2019। बताइए, वाक्य तो बिल्कुल सही है। सी हैड बीन टीजिंग अस सिंस 2019, टीज का मतलब परेशान करना। सी हैड सेल्डम बीन, तो अब सेल्डम जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये जो टेंस है कंटिन्यूअस वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है? सी हैड सेल्डम टीज्ड अस, तो ये बिल्कुल सही है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। ये बात समझ में आ गया? एक बात और याद रखना है कि डोंट यूज स्टैटिक वर्ब्स इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी आपने पढ़ा है कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में हम स्टैटिक वर्ब्स का प्रयोग नहीं करते। हाँ, अगर ये डायनेमिक बन जाए तो कर सकते हैं। तो हम इसके जगह पे करेक्शन करना है तो कहाँ पे करेंगे? इन द
पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका स्ट्रक्चर क्या लिखा था आपने, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब सब समझिएगा, कोई एक्शन है तो डन समझिएगा, स्टेट ऑफ बीइंग है तो बीन लगाना पड़ेगा, और पोजीशन बताना है तो थर्ड फॉर्म हैड। ये सब थर्ड फॉर्म ही है, ये पोजीशन के लिए, ये बीइंग के लिए और ये एक्शन के लिए, ये तीनों लगाना है हमें जरूरत के हिसाब से। तो स्टेटिव वर्ब कौन कौन सा था भाई, तो ये आपने 2 बार लिखा है, तीसरा बार भी मैं लिखा देता हूँ कि जैसे बी है, ये भी हमारा स्टेटिव वर्ब है, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग जो भी है, या बिकम है, ये भी हमारा स्टेटिव वर्ब है। या अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं हैव, ये भी हमारा स्टेटिव वर्ब है। स्मेल भी स्टेटिव वर्ब है, हालांकि डायनेमिक भी बनता है, टेस्ट भी स्टेटिव वर्ब है। इसके अलावा सीम, काउंट, अपीयर, लीव, बिलीव, ट्रस्ट, बिलोंग, रिजेंबल, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, माइंड, प्रेफर, नीड, NEED, नीड मतलब जरूरत, डेयर, फॉरगेट, रिमेंबर, मेमोराइज, रिकॉग्नाइज, नो, समझ रहे हैं, ट्रस्ट, ये सारे वर्ड जो है हमारा क्या है, स्टेटिव वर्ब है। ओन, डिजोन, ये सब हमारा स्टेटिव वर्ब है। तो इनसे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये सारी वर्ड्स जो हैं आप याद करिए, वैसे मैं आपको जो असाइनमेंट दिया हूँ वो सब में भी लिखा हुआ है, तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप असाइनमेंट से, और इससे इतना भरपूर आपको दिया जा रहा है, कहीं कोई तकलीफ ही नहीं होगा, इतना बढ़िया अंग्रेजी लिखेंगे, एकदम नेचुरल पानी की तरह लिखेंगे, बस ध्यान से इसको सुनते रहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब आपको बताना है ये सही है ये गलत है, दिमाग लगाइए। आई वॉज इल फॉर 5 years, आई वॉज इल फॉर 5 years, गलत है, क्यों गलत है? यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग। मैंने बताया ये बी का सेकेंड फॉर्म है, पढ़ा था ना, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग और इज, एम, आर, ये स्टेटिव वर्ब में हमने लिखा था आपने। 5 साल से मैं बीमार था, यानी एक पीरियड तक कोई एक्शन चले या कोई अवस्था रहे तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना चाहिए। तो कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और बहुत दिन तक चला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई अवस्था पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में बहुत दिनों तक चला है, 5 साल तक चला है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि स्टेटिव वर्ब का तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, और इसका स्टेट ऑफ बीइंग है तो स्टेट ऑफ बीइंग ही लिखना है, स्टेट ऑफ पोजीशन है तो पोजीशन, एक्शन है तो एक्शन। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिन, तो यहाँ पे लिखेंगे बिन, ये हो गया सही। ये बार बार ये वाक्य पूछे जाएंगे इस तरह के, और बनाइए और समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी एक्शन हो, अवस्था पास्ट में शुरू हुआ है और कुछ पीरियड तक चला है, हुआ है या रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना तो चाहिए, लेकिन अवस्था है तो अवस्था को तो हम वहां बनाते नहीं हैं। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ कहूँ कि आई वॉज इन अ डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, इन अ फिक्स, आई वॉज इन अ डायलेमा सिंस 2007, ठीक है, आई वॉज इन अ डायलेमा सिंस 2007, क्या गलती है? 2007 से, जब मैं टाइम दे रहा हूं कि 2007 से मतलब कुछ पीरियड तक तो काम ये अवस्था रहा होगा, तो फिर हमें किस में बनाना चाहिए,
अगर ये टाइम नहीं होता तो आई वॉज इन अ डायलेमा, ठीक है, मैं डायलेमा में था, पास्ट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम दिया हुआ है, कुछ पीरियड तक ये अवस्था रहा है, तो स्टेटिव वर्ब है, बी का सेकेंड फॉर्म है, तो फिर यहाँ पे हैड बीन लगाइए और ये गलत है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं कहूँ आई हैड बीन फीलिंग, फील और थिंक भी हमारा स्टेटिव वर्ब है, फीलिंग सो फॉर हिम फॉर मेनी ईयर्स, तो कोई टेम्प्रोरी बात तो है नहीं, कई सालों से ये फील हो रहा था, तो फिर यहाँ फील जो है स्टेटिव वर्ब है और कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा, तो फिर इसको पास्ट है तो नज़दीकी वर्ड जो है टेंस जो है कहाँ पे होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट, तो आई हैड फेल्ट सो, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनको सेमी इन्वर्सन में यूज करना है। जैसे ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर जो नेगेटिव नेचर वाला है तो इसके बारे में आपने पढ़ा था, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, है ना, नो सूनर, लिटिल, इनका प्रयोग अगर वाक्य के शुरू में हो तो क्या करना है? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। जैसे अगर मैं कहूं आई हैड हार्डली सीन माई फादर, I had hardly seen my father when I stopped smoking. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई हैड हार्डली सीन, ये बिल्कुल सही है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता इसी को, हार्डली आई हैड सीन माई फादर व्हेन आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, लेकिन एक बात यहाँ पे और है कि ये एक्शन का रिएक्शन है, तो यहाँ पे हार्डली आई सॉ माई फादर भी लिखते तो भी ठीक होता। तो इस तरह से स्ट्रक्चर दोनों एक्सेप्टेड होता है, ये जो आप कंजंक्शन में भी देखेंगे। तो इसमें गलती क्या होगा? वाक्य के शुरू में हार्डली है, स्कैर्सली है, बेयरली है, एयरली है, तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग और पहले आ जाएगा। हार्डली हैड आई सीन माई फादर व्हेन आई स्टॉप्ड हिम, या यहाँ बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सही है? और देखिए नेवर आई हैड रीच्ड होम बिफोर यू रीच्ड, सही है। नेवर आई हैड रीच्ड होम बिफोर यू रीच्ड, क्या गलती है इसमें? तो आपको पता ही है कि नेवर से अगर शुरू हो तो हेल्पिंग और पहले आएगा, तो नेवर हैड आई रीच्ड अगर लिखेंगे तब ये वाक्य करेक्ट हो जाएगा, अब ये इनकरेक्ट है। आ रही है बात समझ में? सेल्डम ही हैड ईटेन बिफोर आई एट, क्या गलती है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेल्डम से शुरू है तो हेल्पिंग और पहले आएगा। सेमी इन्वर्सन, जैसे कोई भी वाक्य का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सेमी इन्वर्सन ही होता है, हेल्पिंग और पहले और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। सही है? अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो एक्शन अवस्था का समय बताता है, पास्ट में दो अवस्था हो या पास्ट के दो एक्शन हो, और उनमें से पहले वाला जो होगा अवस्था या एक्शन, उसके लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है, ये बात समझा। क्या पास्ट परफेक्ट प्रयोग का कुछ और भी यूज है? चलिए देखते हैं।
देखिए दोस्तों, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन कब? जब ये समय बताएगा तब इसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। चाहे ये किसी भी स्ट्रक्चर को बता रहा होगा, चाहे हैड प्लस हैड लिखते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन, हैड प्लस बीन लिखते हैं मेन वर्ब के रूप में बीन होगा स्टेट ऑफ बीइंग, और हैड प्लस कोई भी एक्शन हो डन से डू से डिनोट करते हैं हम, ये समय बताएगा। लेकिन इसी को हम हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव मूड, मूड मतलब मोडाल्स होता है, जो मोडाल्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर होगा जो ये है, सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन फर्क क्या है? जैसे हमने कल पढ़ा था पास्ट सब्जंक्टिव मूड, और ये परफेक्ट आज लग गया है। पास्ट सब्जंक्टिव मूड में वर्ब का सेकेंड फॉर्म था और वो प्रेजेंट का इमेजिनरी एक्शन या स्टेट को बताता था, लेकिन ये क्या बताएगा? पास्ट के इमेजिनरी एक्शन या अवस्था को। पास्ट सब्जंक्टिव मूड जो था वो प्रेजेंट के लिए था और ये पास्ट के लिए है। तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं कि इट एक्सप्रेसेस इमेजिनरी एक्शन और स्टेट ऑफ द पास्ट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड लिखता हूँ, पास्ट सब्जंक्टिव मूड, इसी से तुलना करके मैं बताता हूँ पास्ट सब्जंक्टिव मूड से। तो इसमें क्या था? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि हैड तो सेकेंड फॉर्म होता ही है। हैड के अलावा बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वर, और यहाँ पे एक्शन के लिए डिड। ये प्रेजेंट का इमेजिनरी एक्शन और स्टेट, इसको टेंस मत समझिएगा। जब इमेजिनरी बात कह रहा है एक्शन या स्टेट, तब इसको हम मूड कहेंगे। जैसे पता कैसे चलेगा? तो एक वर्ड से मैं समझा रहा हूँ, विश। तो विश जो वर्ड है इमेजिनरी के लिए था, अगर मैं लिखता आई विश आई विन दिस मैच टुडे, आई विश आई विन दिस मैच टुडे, ठीक है। और यहां पे लिखते हैं आई विश आई won द मैच yesterday, आई विश आई won द मैच yesterday, दोनों बात लिखा हुआ है ना। अब जरा दिमाग लगा के बताइए कि कौन सही है कौन सा गलत है। तो एक बात तो ठीक है कि विश है यहाँ और यहाँ भी विश है, तो आई विश हो या ओ दैट हो या उड दैट हो, ये सब क्या बताता है? इमेजिनरी बात को। आई विश आई विन द मैच या ओ दैट आई विन द मैच, तो ये बात कब की हो रही है? यहाँ से भी पता चल रहा है विश है, विश्ड नहीं है, तो प्रेजेंट का है, और यहाँ से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं विश कर रहा हूँ कि काश ये मैं मैच आज जीत जाता, काश, जो संभव नहीं है। तो प्रेजेंट की कल्पना है, तो प्रेजेंट की कल्पना के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे वॉन होना चाहिए। सही है कि नहीं? यहाँ पे जो बात हो रही है, विश हो रही है, इमेजिनरी बात है, ये तो पता चल रहा है आई विश या ओ दैट या उड दैट, लेकिन ये बात पास्ट की है, तो पास्ट के इमेजिनरी के लिए हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे वॉन की जगह क्या हो जाएगा? आई हैड वॉन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी इमेजिनरी बात के लिए मूड होता है जो टेंस दिखता है लेकिन टेंस नहीं मानना है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको समझना है। यानी कि जो इमेजिनरी चीज होगा प्रेजेंट का, वो V2 से बनेगा, और पास्ट का इमेजिनरी एक्शन या अवस्था हो तो हैड प्लस V3 से बनेगा। सही है? जैसे और देखिए उदाहरण, अगर मैं यहाँ पे लिखूं
ओ दैट या वुड दैट, वुड दैट आई एम अ किंग नाउ, वुड दैट आई वर अ किंग देन। बताइए दोनों में कौन सही है कौन गलत है? सही क्या होगा, गलत क्या है, कैसे बनेगा? तो ये नाउ है, प्रेजेंट की बात है, वुड दैट है, काल्पनिक बात है। तो काल्पनिक बात है, प्रेजेंट का है, तो हमें क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे बी स्टेटिव वर्ब का फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, हमें सेकेंड फॉर्म लगाना था। और काल्पनिक में वॉज नहीं लगता, सिर्फ वर लगता है। यहाँ पे क्या होगा, इसको आप सही करिए, ये तो गलत है। देन पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट का और काल्पनिक बात है, तो पास्ट के काल्पनिक के लिए पास्ट परफेक्ट, तो हैड लगाइए हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या था? बीन। अब ये सही हो गया। आ रही बात समझ में? अब एक्शन का एक उदाहरण लीजिए। आई विश आई, स्टेट ऑफ पोजिशन का दे रहे हैं, आई विश आई हैव मनी नाउ। आई विश, कल्पना अभी कर रहे हैं, लेकिन कब का कर रहे हैं देखिए, आई विश आई हैड मनी देन। अब ये दोनों वाक्य को सही करके दिखाइए। आई विश आई हैव मनी नाउ, आई विश आई हैड मनी देन। तो ये प्रेजेंट का है, काल्पनिक है। प्रेजेंट की काल्पनिक के लिए सेकेंड फॉर्म, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, ये रीराइट करना है ऐसे। आई विश आई हैड मनी, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट हैड हो गया हेल्पिंग हर, और एक हैव का थर्ड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म समझिए, ये हेल्पिंग हर समझिए, पास्ट परफेक्ट हो गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो विश है, ये बात पता कैसे चलेगा, मतलब काल्पनिक है, बात पता कैसे चलेगा? कुछ वर्ड्स के जरिए पता चलेगा। हम टेंस के बाद तुरंत कंडीशनल बताएंगे, नहीं कंडीशनल बातें बताएंगे, उसके पहले आपको मॉडल्स बताएंगे, तब कंडीशनल समझ में अच्छे से आएगा। कल मैं इस सब का सीक्वेंसेज भी बताऊंगा अगले वीडियोज में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इफ, तो एज इफ और एज दो, इसका मतलब होता है मानो कि ये भी काल्पनिक बात बताता है। तो अगर मैं कहूँ कि ही बिहेव्स एज इफ ही इज रिच, इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यवहार करता है। प्रेजेंट की बात है, ये बात प्रेजेंट का है, ये हमें टेंस से पता चला, ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। काल्पनिक बात है, ये एज इफ से पता चल गया। तो बताइए प्रेजेंट की काल्पनिक बात के लिए हमें क्या लगाना है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे इज का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वर। समझ रहे हैं? और अगर मैं यहाँ पे पास्ट में लिखता, तो ये टाइम कहाँ चला गया? प्रेजेंट से हो गया पास्ट। तो ही बिहेव्ड, अब इसको सही करना है, इज भी गलत, वर भी गलत, सही क्या होगा बताइए? तो अब इसका जो सही होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हैड, और इज का थर्ड फॉर्म बीन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, सही है। आ रही बात समझ में? और देखिए, तो इसको हम टेंस की तरह दिख रहा है, टेंस है नहीं, ये मूड है। पास्ट सब्जंक्टिव मूड बोल रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट का है, पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट का है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं सी टॉक्स एज इफ, या एज दो भी लिख सकते हैं, एज दो सी पास्ट द एग्जाम। सही है, बिल्कुल सही है। सी टॉक्स प्रेजेंट का है, काल्पनिक है, V2 लगाया है, ये सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टॉक्स की जगह सी टॉक्ड अगर लिखता, सी टॉक्ड एज इफ या एज दो, सी पास्ड या सी हैड पास्ट, वह ऐसे बात कर रही थी मानो कि वह एग्जाम पास कर चुकी हो, लेकिन पास नहीं की थी। तो एज इफ एज दो से हम इसको बना सकते हैं।
इफ जो है वो भी कंडीशनल के लिए होता है। तो इफ को अगर हम लेके चले अभी तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जब हम कंडीशनल बताएंगे तब वहां पे इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लाके पढ़ते रहिए। असाइनमेंट जो देते हैं उसको भी अच्छे से रिव्यू करिए। जय हिंद, जय भारत।